Hi, back to the editorial analysis for 4th जून। पहला आर्टिकल है 7 to 11। यूएस ने रिसेंटली G7 को आउटडेटेड बताया और कहा कि इसे एक्सपैंड करके G11 बनाना चाहिए। इसमें इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को ऐड करना चाहिए। ग्रुप ऑफ 7 एक इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएस, यूके अभी इसका पार्ट है। 1997 से 2014 तक रशिया भी इसका पार्ट था, इसलिए इसे G8 बोला जाता था। लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया तो इसे इस ऑर्गेनाइजेशन से सस्पेंड कर दिया गया। जब भी G8 की मीटिंग्स हुआ करती थी, रेगुलरली चाइना, इंडिया, ब्राजील, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया जाता था, इसलिए G8+5 की टर्म यूज हुआ करती थी। लेकिन इस बार ट्रंप ने चाइना का कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में टेंशंस बढ़ रहे हैं। सेकंड आर्टिकल है कर्व्स एंड रिकवरीज। इसमें सिर्फ ये लिखा है कि कोरोना पॉजिटिव केसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन अभी भी डेथ रेट कम है। लो केस फर्टिलिटी रेट है 2.79%, हाई रिकवरी रेट है ग्रेटर देन 48%। WHO गाइडलाइंस ये कहती है कि जब भी कोई कोविड-19 पेशेंट मरता है तो उसे कोविड डेथ में ही काउंट किया जाएगा जब तक कि कोई ऑल्टरनेटिव कॉज डेथ का क्लियरली एस्टैब्लिश ना हो जाए। एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं कोरोना पेशेंट्स पे, इसको स्टडी करना चाहिए। बूढ़े और वल्नरेबल लोगों को एक्सपोजर से बचाना चाहिए। इस पूरे डिसीज को डिस्टिग्मेटाइज करते हुए अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आए। थर्ड आर इकोनॉमी ट्रंक। हमें माइग्रेंट वर्कर्स का ट्रस्ट को वापस से जीतना होगा। 100 मिलियन माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो शहरों में आके काम कर रहे थे। 40 मिलियन डेली वेज अर्नर्स हैं। एमएसएमई और माइग्रेंट वर्कर्स मिला के 40% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करते हैं। दीज आर द पीपल हु आर वेरी स्पिरिट एंड हार्ट बीट ऑफ इंडिया। इन्हें वार पर वूफ कहा गया है सोसाइटी का, और इतनी ज़्यादा मात्रा में अलग अलग शहरों में आके ये लोग काम कर रहे हैं। ये फ्री फ्लो जो है ये दर्शाता है हमारी वाइब्रेंट इकोनॉमी को, अफर्म करता है हमारी मल्टी एथनिक और डाइवर्स सोसाइटी को। अच्छी लाइन थी इसलिए मैंने लिख ली, आप लोग भी लिख सकते हैं, कहीं आंसर राइटिंग में काम आ सकता है कॉपी पेस्ट करने के लिए। चौथा आर्टिकल इतना कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा आर्टिकल है टाइम टू डिसकंटिन्यू फ्री पावर फॉर फार्मर्स। जो फ्री की स्कीम है फार्मर्स के लिए उसका बहुत ही ज्यादा अब्यूज हो रहा है, इसलिए सरकार चाहती है इसे रिप्लेस कर दें डीबीटी के साथ। टाइम फ्रेम भी सेट किया है कि दिसंबर से एटलीस्ट एक स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट ऐसी होगी जो डीबीटी लागू करेगी और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से फुल रोल आउट होगा। 3-4 इश्यूज मेंशन थे। पहला है कि ग्राउंड वाटर का जो रेट ऑफ डिप्लीशन है वो बहुत ही चिंताजनक है। लोग सबमर्सिबल और हाई कैपेसिटी पंप सेट यूज कर रहे हैं जिससे पानी भी बहुत वेस्ट हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत वेस्ट हो रही है। साथ ही साथ इस स्कीम को डिफरेंट स्टेट्स में एक्सटेंड किया जा रहा है, बहुत मिसयूज हो रहा है और एक्चुअली कितना कंजम्पशन हो रहा है वो मेजर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मीटर्स नहीं है इन कनेक्शंस के। गाँवों में अगर जाएं हम देखें तो वहाँ पे मीटर्स नहीं होते हैं बिजली के। There is no segregation of feeders और मीटरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स। और अगर इसकी फॉर में पॉइंट्स देखें तो कितनी गरीबी है, फार्मर्स के पास पैसे नहीं है। तो फूड सप्लाई इंश्योर करने के लिए ये स्कीम बहुत ज़रूरी है। जो लैंडलेस वर्कर्स हैं उनके लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनको कैनाल से वाटर नहीं मिल पा रहा, उनके लिए स्कीम ज़रूरी है। याद ये रखना है प्रीलिम्स के हिसाब से कि तमिलनाडु वो पहला स्टेट था जिसने 1984 में ये स्कीम फ्री इलेक्ट्रिसिटी की अडॉप्ट करी थी। इसके बाद महाराष्ट्र ने तो एक ही साल में स्कीम को स्क्रैप कर दिया था। कर्नाटक ने 2008 में अडॉप्ट की थी और उसने हाल ही में इंडिकेट किया है कि वो डीबीटी की तरफ जा सकता है। तो हो सकता है वो पहला सदर्न स्टेट हो जो डीबीटी यूज करे पावर सप्लाई में। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का एक डेटा कोड है जो कहीं हम यूज कर सकते हैं। आंसर राइटिंग में आप भी लिख लीजिए कहीं। इंडिया इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर इन एट 251 बिलियन क्यूबिक मीटर्स एक्सीडिंग द कंबाइंड विड्रॉवल बाय चाइना एंड यूएस। नेक्स्ट आर्टिकल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने अपनाया था। क्यों? क्योंकि वो सरकार को ज़्यादा अकाउंटेबल बनाती है थ्रू क्वेश्चंस, मोशंस एंड डिबेट्स। लेकिन इस लॉकडाउन की सिचुएशन में ऐसा नहीं हो पा रहा, वो स्क्रूटिनी नहीं हो पा रही 3-4 पॉइंट से। जैसे कि हमने 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को अडॉप्ट किया क्योंकि हम बस कोई पैंडेमिक के लिए अलग स्पेसिफिक एक्ट नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर खर्चा जो सरकार कर रही है उसे पार्लियामेंट अप्रूव करे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। एमपी की ड्यूटी है कि वो हमारे क्वेश्चन को पार्लियामेंट में हमें रिप्रेजेंट करते हुए पूछे, जैसे कि इस एपिडेमिक को कैसे रोका जाएगा, कैसे लोगों की जिंदगी बचाई जाएगी, क्या इंपैक्ट होगा इकोनॉमी पे और वल्नरेबल सेक्शंस पे। लेकिन ये सब नहीं हो पा रहा। राइटर ये कहते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये सारी मीटिंग्स होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री सेशंस होनी चाहिए। इंडिया बहुत गर्व महसूस करता है अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बताने में और आईटी प्रोवाइडर टू द वर्ल्ड कहलाने में। तो अब वक्त है कि इस आईटी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया जाए और इन मीटिंग्स को कंडक्ट किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि प्रेसिडेंट में समन पार्लियामेंट टू मीट एट सच प्लेस एंड टाइम एज ही थिंक्स फिट। तो कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं रोकता है इन मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सिक्योरिटी एक इशू हो सकता है पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग्स में, पर उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। आर्टिकल इन हिमालय स्टे डाउन द डिलेमास फॉर दिल्ली। इसमें 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये है कि चाइना का जो टेरिटोरियल एग्रेशन बढ़ रहा है खासतौर से लद्दाख रीजन पे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम तैयार हैं चाइना के साथ किसी भी तरीके की लड़ाई में? चाइना जो हमसे ज़्यादा पावरफुल है, जिसका ज़्यादा अच्छा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके पास कन्वेंशनल सुपीरियॉरिटी है,
सेकेंड पॉइंट ये है कि चाइना एक फुल ऑल आउट वॉर ना करके इन माइनर मिलिट्री एक्सपेडिशंस में खुद को एंगेज कर रहा है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। और मैसेज भी कन्वे कर रहा है वो हमें और यूएसए को। क्या मैसेज? ये कि जब पूरी दुनिया में सभी देश प्री ऑक्यूपाइड है कोरोना कंसर्न्स को लेके, तब वो इस पूरे प्रेशर को हैंडल करते हुए लड़ाई के बारे में सोच सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि सोल्यूशन क्या है, कि हमें क्या करना चाहिए। इस पूरे बॉर्डर एरिया में कई ऐसे प्लेसेज हैं जहाँ पर हमारा अपर हैंड है और चाइना की मिलिट्री थोड़ी सी वीक है, तो वहाँ पे हमें टिट फॉर टैट करना चाहिए। मैरीटाइम डोमेन चाइना का वीक है, तो वहाँ उसे हमें यूटिलाइज करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, $100 बिलियन का ट्रेड है चाइना और इंडिया के बीच में। क्या वो नुकसान झेलने के लिए चाइना तैयार है? ऑल फॉर टुडे आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर आपके को थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।